हमारा तो ये मानना है कि हर इंसान अच्छा होता है, सबके दिल में सच्चाई छुपी होती है। बस समय और हालात के चलते ना वो गलतियां कर बैठते हैं। रूपाली मर्डर और रेप केस में सजायाफ्ता प्रोफेसर गोपाल की पत्नी की राष्ट्रपति से अपील, मेरे पति बेगुनाह हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए। अब सभी को याद होगा कि 2008 में रूपाली को दुष्कर्म के बाद मार दिया गया था। हत्यारे ने पहले उसके साथ दुष्कर्म किया, उसके बाद शीशे से उसका सर दे मारा। इस केस में प्रोफेसर गोपाल को अरेस्ट किया गया था, उन्हें सजा भी मिल चुकी है, पर अब भी उनका यही कहना है कि वो बेकसूर है। तो अभी हम प्रोफेसर गोपाल के घर के बाहर हैं और उनकी पत्नी शकुंतला से कुछ बातें करते हैं। चलिए शकुंतला जी, आप हमें बताइए कि आपने राष्ट्रपति जी से क्या अपील की है। मेरे पति पिछले 11 साल से जेल में है, उन पर झूठा आरोप लगाया गया है। राष्ट्रपति जी से मेरा यही अनुरोध है कि वो उन्हें जल्द से जल्द रिहा करें। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल के नए अध्याय शातिर क्रिमिनल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। 2020 के डेटा की माने तो हिंदुस्तान की जेल में करीब 70% अंडर ट्रायल यानी कि विचाराधीन कैदी हैं। जिन्होंने अपराध किया है या नहीं, इस बात का निर्णय हमारी कोर्ट अभी तक नहीं कर पाई है। इनमें करीब 1.6 करोड़ क्रिमिनल केसेस ऐसे हैं जो पिछले 1 साल से विचाराधीन है और करीब 22 लाख ऐसे केसेस हैं जो पिछले 10 वर्षों से पेंडिंग हैं। शायद यह सब इसलिए क्योंकि हमारी कानून व्यवस्था का मानना है कि भले ही 100 अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। फिर भी उसके बावजूद ना जाने ऐसे कितने निर्दोष लोग हैं जो आज भी जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रहे हैं। मुझे लगा मेरी पत्नी शकुंतला और बेटी सुचि मुझसे मिलने आई है। आइए। मैं सीनियर इंस्पेक्टर आदिल खान, नोएडा। आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। 11 साल से तो बंद करके रखा आप लोगों ने जेल में, अभी कुछ कहना सुनना बाकी है? मैं रूपाली शास्त्री के बारे में बात करना चाहता हूँ। सर, फेमिनिस्ट के ऊपर आपकी बुक का फर्स्ट ड्राफ्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये औरतों को अपने अधिकार के नाम पर चिल्ला चिल्ला कर नारेबाजी करने की क्या जरूरत है? मेरा मतलब है कि बराबरी का अधिकार तो शांति से भी लिया जा सकता है। रूपाली के बारे में तो मैं जो कुछ जानता था सब बता चुका हूँ। किताब पढ़ी मैंने आपकी। उस किताब में औरतों के हकूक को, उनके किरदार को बाखूबी बयान किया। फिर भी मुझे हैरत इस बात की है कि जो शख्स औरतों की इतनी इज्जत करता हो, किसी लड़की को इतनी वहशत से कैसे मार सकता है? अब और नहीं बैठ सकता मैं यहाँ, उम्र हो गई है, थक जाता हूँ। जरूरी नहीं कि जो जैसा दिखे वैसा ही हो। आप लोगों को मैं वहशी लगता हूँ, गलत लगता हूँ। मुझे लगता है कि गलती कानून से हुई है। तुम्हें पता है कितना मारा मास्टर जी ने हमें? तुम काहे नहीं देती हो उनके पैसे? तुम्हारी वजह से हमें रोज मार पड़ती है, रोज सुनने को मिलता है। माँ, तुम रोज रोज ये आलू की सब्जी कहाँ बना देती हो? हमें नहीं पसंद। रोज आलू खा खा के पक गए हम, कुछ और नहीं मिलता क्या? देखो हमारा हाथ लाल लाल कर दिया है, दर्द हो रहा है। जी, क्या सब्जी है? मर गई तुम्हारी माँ। जान खा रखी तुम दोनों ने, बड़ी चिता जला दो। तुम्हारा बाप तो मर गया, तुम दोनों को छोड़ दिया हमारी छाती पर। खाना तो खाओ वरना मरो भूखे। तुम रूपाली के केस की फिर से इन्वेस्टिगेशन क्यों करना चाहते हो, जबकि पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही गोपाल को सजा हुई थी? सर, मैं रूपाली केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहता। सर, पिछले 14 साल से मैं किसी दूसरे केस की तहकीकात कर रहा हूँ, स्नेहल रेप केस।
और सर वो केस अभी तक अनसॉल्व है। सर जब तक वो केस सॉल्व नहीं हो जाता मुझे सुकून नहीं मिलेगा सर। ये स्नेहल रेप केस की फाइल है सर। स्नेहल के केस में और रूपाली के केस में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि रूपाली के केस से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनसे कम से कम अपनी तसल्ली के लिए एक बार पूछताछ करूँ। प्लीज़ अलाउ मी सर, प्लीज़। ओके, गो अहेड। जय सर। अब और इंतजार नहीं कर सकते हम, ये सब बर्दाश्त करना हमारे बस से बाहर होता जा रहा है। ठीक है, जी कहिए। हमें रूपाली के फादर से मिलना, रमाकांत शास्त्री जी से। जी मैं ही हूँ। मैंने रूपाली की केस फाइल देखी। आप लोग यहाँ बनारस में हैं, लेकिन रूपाली की मौत हुई आगरा में। वो आगरा में क्यों थी? वो टीचर बनना चाहती थी, इसलिए आगरा में टीचर्स ट्रेनिंग कर रही थी। आगरा क्यों? यहाँ बनारस में तो काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। उसकी कोई सहेली थी, उसी के साथ रहना था उसे। कौन सहेली? पता नहीं, कभी बात नहीं हुई। वैसे भी उसे आगरा गए हुए 1 महीना ही हुआ था। उस केस के तार रूपाली के केस से उलझ रहे हैं। बस तारों को सुलझाने की कोशिश करो। ये कुएं के पानी की बात करेंगे, पानी की जांच करवाओ। और अगर मीनल ने इतना संगीन अपराध किया था तो उसकी मजबूरी क्या थी? या जो दिख रहा था वैसा था नहीं? और आदिल खान को रूपाली के केस में ऐसा क्या दिखा कि वो गोपाल दास से मिलकर रूपाली के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था? आखिर वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से बार बार आदिल खान को यह लग रहा था कि स्नेहल और रूपाली के केस में कोई समानता है? आखिर स्नेहल के साथ ऐसा क्या हुआ था? वो कौन सा गिल्ट था जिसकी वजह से 13 साल बाद भी इंस्पेक्टर आदिल खान स्नेहल की केस फाइल को साथ में लेकर घूम रहा था? सर मेरा कोई पीछा कर रहा है। अरे लेकिन आप देख के क्यों नहीं चल रही? अभी टक्कर हो जाती आपकी। सर वहाँ कोई है। सर मेरा कोई पीछा कर रहा है। सर मुझे बहुत डर लग रहा है सर। लेकिन इधर तो कोई नजर नहीं आ रहा। सर मैं जानती हूँ वो रोहित ही है सर। रोहित? साहब हम सच कह रहे हैं, विद्या कसम खाते साहब, उसके पीछे नहीं थे। हम तो अपने क्लिनिक पर चले गए थे। रिस्पेक्टेड कंपाउंडर है सर। रेस्पेक्टेड कंपाउंडर? लड़की को जबरदस्ती किस करेगा तू? सर हम उससे प्यार करते हैं सर, एकदम रियल वाला लव है। स्नेहल, स्नेहल रुको ना। अरे आवाज नहीं आ रहा है क्या हमारा? स्नेहल तुमसे बात कर रहे हैं, आवाज नहीं आ रहा है हमारा? क्या समझ नहीं आता तुमको? हम क्या सड़क पर लड़की छेड़ने वाले छोरे दिख रहे हैं तुमको? अरे प्यार करते हैं तुमसे, शादी करना चाहते हैं। लेकिन हमने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हम तुमसे प्यार नहीं करते। अरे ऐसे कैसे प्यार नहीं करती हो? तुम्हारे पीछे चक्कर का किस लिए काट रहे हैं? तुमने कोई हमको सिग्नल दिया होगा तभी ना। या हमारा पागल है, दिमाग खराब है हमारा। प्यार नहीं करते हैं। देखो सुनो हमारी बात, सुनो। तुम अपने दिल का बात सुन नहीं पा रही हो, है ना? तो तुम एक काम करो, तुम हमको किस करो, फिर शायद तुम्हें समझ आएगा। एक रात यहाँ काटेगा ना तो तेरे सर से ये अश्क का भूत उतर जाएगा। रखो इसको रात भर यहीं पे। सर हमारी बात तो सुनिए सर। दो 2005 में आप कानपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे? जी। इसे जानते हैं? इसके कातिल के तार
रूपाली के कैसे जोड़ रहे हैं? अच्छा लगा। 2005 के केस की इन्वेस्टिगेशन आप अभी 2019 तक कर रहे हैं, वरना तो पुलिस ने रूपाली के केस को 2 दिन में ही क्रैक कर लिया था, मुझे जेल में बंद करके, बिना इस बात की अच्छी तरह से तहकीकात किए हुए कि मैंने रूपाली का खून किया भी है या नहीं। तभी तो 11 साल से आप इस जेल में उस जुर्म की सजा काट रहे हैं। केस फाइल स्टडी की मैंने। जिस दिन रूपाली का कत्ल हुआ उस दिन आपके फ़ोन की लोकेशन रूपाली के घर के आसपास ही थी, और यहाँ तक कि उसकी मेड चशमदीद उसने बयान दिया है कि जब वो घर से निकल रही थी तब आप रूपाली के घर में दाखिल हो रहे थे, और उसके जाने के बाद आपने रूपाली का रेप और कत्ल किया। एक झूठे केस के इल्ज़ाम में उम्र कैद की सज़ा तो मिली ही है। ये आपका जो दूसरा केस है ये भी मेरे सर डाल दीजिए, सज़ा तो उतनी ही रहेगी। सर ये तो खुद कह रहा है कि इसी ने किया है। नहीं किया, बल्कि इनको लगता है कि इन्हें झूठे केस में फंसाया गया। जब तक रूपाली के केस की पूरी सच्चाई सामने नहीं आती ना, मैं स्नेहल का केस सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। गोपाल दास की बीवी शकुंतला से मिलते हैं। जी हम सब रूपाली को जानते थे। रूपाली इनकी स्टूडेंट थी, घर पे भी उसका आना जाना था। आपके पति रूपाली के घर क्यों गए थे? जी मुझे नहीं पता। कहीं गोपाल जी और रूपाली के बीच में कुछ? जी बिल्कुल नहीं, मेरे पति ऐसे आदमी नहीं थे। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इसकी बॉडी में काफी मात्रा में अमोनिया मिला है, और ये सब खाने पीने की वजह से नहीं हुआ है। हम अपनी कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग? आप लोगों की कार्रवाई से क्या हमारी बेटी वापस आ जाएगी? हमने पहले भी ग्राम पंचायत में कहा था कि कुएं के पानी में कुछ गलत है। अगर हमारी बेटी के शरीर में अमोनिया था तो पानी में भी है, तो गलती तो प्रशासन की हुई ना, जिसकी वजह से हमारी बेटी। क्या आप इतने साल पुराने केस को लेके आ गए? पहले ही पुलिस ने मुझे इस केस को लेके बहुत परेशान किया है। रूपाली आपके फ्लैट में रहती थी? जी हाँ। उस वक्त रूपाली के साथ उसकी कोई दोस्त भी रहती थी? इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, पर रूपाली की एक मेड और रूपाली का पति उसके साथ में रहा करता था। रूपाली का पति? नमस्ते। वो आपने फोन किया था ना, फ्लश खराब है। हाँ जी आप आइए ना। हाँ। फ्लश में पता नहीं क्या हो रहा है, 2-3 दिन से ना बहुत पानी लीक हो रहा है। मैंने प्लम्बर को भी फोन किया लेकिन उसका कुछ। अच्छा सुनिए, आप अंकल को दिखा दीजिए वॉशरूम, मैं चाय बना के लाती हूँ। ठीक है, नमस्ते, आइए। एग्रीमेंट के पेपर वगैरह हैं आपके पास? नहीं सर, एग्रीमेंट के पेपर्स तो नहीं है। कोई फोटो होगी, कोई तस्वीर, कुछ भी? नहीं सर। अच्छा, रूपाली जिस लड़के के साथ रहती थी जो उसका पति था, उसका नाम तो याद होगा आपको? ऐसे कोई नाम था, शायद संदीप। बकवास कर रहे हो मकान मालिक। रूपाली ने शादी नहीं की थी, और आप लोग किस बिना पर दोबारा से इस केस की तहकीकात कर रहे हैं? किस कानून के तहत? मेरी बेटी का कत्ल हुआ था और उसके कातिल को सजा मिल गई। आपकी बेटी के गुनहगार गोपाल दास को सजा मिल गई, वो सलाखों के पीछे चला गया, इससे आपको तसल्ली मिल गई हो। पर स्नेहल के गुनहगार अभी भी आजाद घूम रहे हैं, उसे इंसाफ नहीं मिला। स्नेहल की माँ अभी भी अपनी बेटी को इंसाफ मिलने का इंतजार कर रही है। हेलो 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 सर, मेरे घर पे कोई है सर, प्लीज मेरी मदद कीजिए। स्नेहल, छोड़ो छोड़ो मुझे। क्या हुआ स्नेहल? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं बेटा। एक मिनट बेटा, मैं आई। स्नेहल, मैं सब इंस्पेक्टर आदिल खान। स्नेहल ने कॉल किया था, वो ठीक है? कहाँ वो? स्नेहल, स्नेहल, सर कौन आया था? सर वो लड़का। कौन लड़का? उस विंडो पे? वो अकेला था या उसके साथ भी कोई था? सर मुझे कुछ बात करनी है आपसे।
प्रणाम। सर, मेरी बेटी को अंधेरे से बहुत डर लगता है। दरअसल इस अंधेरे ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। साल भर पहले स्नेहल के पिता की हत्या कर दी गई थी। स्नेहल का कहना है कि विनोद ने ही उसे मारा था। कौन विनोद? विनोद मेरा देवर। जायदाद के लिए उसने मेरे पति को मार दिया। स्नेहल ने देखा भी था, उसने कोर्ट में भी बताया, लेकिन विनोद के वकील ने उसकी बेल करवा दी, ये कहकर कि स्नेहल की आंखें कमजोर हैं, वो चश्मा लगाती है। इतनी रात के अंधेरे में उसने इतना साफ साफ कैसे देख लिया? तभी से स्नेहल को अंधेरे से बहुत डर लगता है। स्नेहल, यहाँ कोई नहीं आया, मैंने सब जगह चेक किया। सर यहाँ सच में कोई है? नहीं था बच्चा, नहीं था, मैंने सब जगह चेक किया। और वो लड़का रोहित, वो भी आपका पीछा नहीं करता। मैंने उसके फोन की लोकेशन निकलवाई, सब जगह चेक किया, वो क्लिनिक में ही होता है। आपको ऐसे ही लग रहा है कि कोई आपका पीछा करता है, जबकि आपका कोई पीछा नहीं कर रहा था और यहाँ भी कोई नहीं आया था। एक सवाल का जवाब देंगे आप? जी जी। आप बार बार ट्रांसफर क्यों ले लेते थे? पहले लखनऊ, फिर कानपुर, फिर नोएडा, फिर बनारस, उसके बाद आगरा। क्योंकि मैं सेल्फिश था, डरपोक भी। मतलब दुनिया देखनी थी मुझे। सोशियोलॉजी का प्रोफेसर था ना, तो अलग अलग सोसाइटीज़ देखना चाहता था, लोगों पे रिसर्च करना चाहता था अपनी बुक के लिए। लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि नौकरी छोड़ करके अपने मन का काम कर सकूं। तो उस दिन आप रूपाली से मिलने उसके घर क्यों गए थे? रूपाली बहुत प्यारी बच्ची थी, हमारी फैमिली से बहुत क्लोज। तो जब वो आगरा आई तो मुझसे मिलने आई थी। मैं भी एक दिन उधर से गुजर रहा था तो उससे मिलने चला गया। अरे चाय की क्या जरूरत थी? सर लीजिए ना प्लीज। अच्छा, घर पे सब ठीक है ना? हाँ हाँ, घर पे सब ठीक है। क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो? नहीं नहीं सर, सब ठीक है। तो चलता हूँ फिर। जी सर, नमस्ते। हाँ, कॉलेज में मिलते हैं। जी। रूपाली की मेड ने आपको वहां से जाते हुए देखा था? हाँ हाँ, वो वहीं थी। लेकिन उसने बयान दिया कि जब वो वहां से गई तो आप फिर से वहां गए। हाँ, पुलिस वालों ने उसकी बात को ही सच मान लिया। आपको पता था ना कि रूपाली ने किसी लड़के से शादी की है, फिर भी ये बात आपने पुलिस को नहीं बताई, क्यों? नहीं, ये सब कुछ तो मुझे नहीं मालूम। रूपाली तो मेरी बेटी की तरह थी और उसने तो ये सब कुछ नहीं बताया मुझे। क्या बेटी कह रहे हैं? किसी के रेप और मतलब क्या चीज लगे आपके ऊपर? ये तो मेरा भगवान ही जानता है कि मैंने क्या किया है और क्या नहीं। शायद इसीलिए कष्टों से बचाने का उपाय कर दिया। कैसा उपाय? हम यहाँ से चले जाएंगे माँ। किसने कहा तुझे? तुम फोन पे बात कर रही थी ना, तब हम सुन लिए। और क्या सुना तूने? बस इतना ही। बेटा, ऐसे बड़ों की बातें छुप कर नहीं सुनते। हाँ, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। तू जा। चाची आपने बुलाया? हाँ, खीर बनाए थे तुम्हारे लिए। आओ, तुम आती हो तो लगता है रवीना आ गई। हम तुम्हारे लिए खीर लेकर आते हैं। जैसे ही पता चलता है इन्फॉर्म करो। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, वो रूपाली और संदीप की शादी का कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है और ना ही ये पता चला है कि ये संदीप है कहाँ। और वो रूपाली की मेड, उसके बारे में कुछ पता चला? अभी तक नहीं सर। पता लगाओ। सर, आप ऐसे
बार बार आया मत कीजिए, आदत होने लगी है आपकी। डर लगता है कहीं दोस्त न मान बैठूं। दोस्ती में डर कैसे? डर तो दुश्मनी में लगना चाहिए। आप अपने काम से आए हैं, चले जाएंगे फिर खाली खाली लगने लगेगा। ऐसे ध्यान से क्या देख रहे हैं? देख नहीं रहा, समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने एक मासूम लड़की का कत्ल और रेप किया, फिर भी इतने सुकून से कैसे? मैंने अपनी चाल चल दी है, आप अपनी चाल चलिए। सर, ये लक्ष्मी है, रूपाली की मेड। आजकल एक किराना स्टोर चलाती हैं, बड़े ठाट बाट से रह रही हैं। हसीना खान के अकाउंट से इस लक्ष्मी के अकाउंट में हर महीने 50,000 रुपये डाले जा रहे हैं। हसीना खान? यस सर, यहाँ की बड़ी पॉलिटिशियन है। लेकिन एक इतनी बड़ी पॉलिटिशियन के अकाउंट से एक मेड के अकाउंट में हर महीने 50,000 किस चीज़ के डाले जाते हैं? बुलाओ जरा से। एक एक करके पूरा गांव कब्रिस्तान बन जाएगा। यही चाहते हैं ना आप लोग? तभी जाकर शांति मिलेगी ना आप लोगों को? देखिए, हमने पानी की जांच करवाई है, पानी में अमोनिया नहीं है। पहले मेरी बेटी मर गई और अब खुशी। अगर पानी में अमोनिया नहीं तो फिर ये लोग कैसे मरे? दीजिए जवाब। वही जवाब नहीं आप लोगों के पास। कुछ नहीं करेंगे आप लोग, कुछ नहीं करेंगे। खुशी, तुम्हारे खाते में हर महीने 50,000 आते हैं। कहाँ से आते हैं, किस बात के आते हैं? और ये 50,000 तुम्हारे अकाउंट में रूपाली के कत्ल के बाद से आने शुरू हुए। आखिरी मौका दे रहा हूँ, सच बोल दो, बचा लूंगा। लास्ट चांस। हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने कुछ नहीं किया। ये घर, ये पैसा, ये दुकान, सब हसीना मैडम ने दिया साहब। हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने कुछ नहीं किया। इस थैली में ऐसा क्या है जो हमें देखते अचानक से रख दिया ऐसे? लगता है अमोनिया है। यहाँ तो हर घर में मिलता है। हर घर में मिलता होगा साहब, पर हमारे घर में नहीं। छोटा बेटा है मेरा, घर गलती से भी कुछ हो गया तो ये तो चींटियों का आटा है। बेटा, आप जरा अंदर जाओ। शाबाश। हमने पता किया तुम्हारे बारे में। 2 साल पहले तुम्हारी सास मर गई थी और उसके बाद तुम्हारा पति। आपको हमारे खिलाफ जांच पड़ताल करनी है ना? कीजिए, तसल्ली से कीजिए। हमें तो इस जिल्लत की आदत हो गई है। सुची की शादी की तैयारी कर रहे थे हम लोग जब मेरे पति को गिरफ्तार किया गया एक झूठे इल्जाम में। इतने सालों हमारे साथ ऐसे ट्रीट किया गया जैसे कि हम बाजार जाते हैं तो हमारे साथ गलत होता है। लोग हमारा रेट पूछते हैं। तो आप ये सब बर्दाश्त क्यों कर रही हैं? आपको पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए, कानून की मदद लेनी चाहिए। जिस पुलिस ने मेरे पति पर झूठा इल्जाम लगाया, जिस कानून ने उन्हें सजा दी, ऐसे पुलिस और कानून पर क्या विश्वास करूं? हाँ जी, कहिए क्या बात करनी है? 10 मिनट में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी। ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका अशफाक खान, या फिर संदीप का हो? जी मुझे समझ में नहीं आया। रूपाली के साथ संदीप नाम से रहते थे ना? ये रूपाली कौन है? सबूत दिखाओ जरा। यह आपकी और रूपाली की शादी का मैरिज सर्टिफिकेट। अभी यही कहेंगे कि किसी रूपाली को नहीं जानते? हमने रूपाली के पड़ोसियों को भी आपकी फोटो दिखाई, उन्होंने भी आपको पहचाना है। आप लोगों को सीधी बात समझ में आ नहीं रही या मैं समझा नहीं पा रहा हूं? मैंने कहा ना, किसी रूपाली को नहीं जानता हूं। अशफा,
बेटा आप इतनी जोर से कब से चिल्ला के बात करने लगे? माफ कीजिएगा, इनकी बीवी माँ बनने वाली है, पूरा महीना चल रहा है, सिर्फ परेशान है इसलिए चिल्ला बैठे। आपके साहबजादे ने रूपाली शास्त्री से शादी की थी, इस बात का इल्म तो आपको भी होगा। फर्जी है ये कागज, आप कहें तो ऐसे सेम टू सेम फर्जी कागज बनवा के भिजवा दूं आपके पास। आप हर महीने रूपाली की मेड लक्ष्मी के अकाउंट में 50,000 किस चीज़ के भेजती हैं? कह दीजिए, वो सब भी फर्जी है। उन्होंने रूपाली भाभी के मर्डर केस में गोपाल सर का नाम लेने के लिए बोला था। लेकिन क्यों? हसीना का रूपाली के कत्ल से क्या लेना देना है? हसीना मैडम का नहीं, उनके बेटे का। अशफाक भैया ने रूपाली भाभी के साथ शादी की थी। किसी लाचार की मदद करना कब से जुर्म हो गया इंस्पेक्टर साहब? हमें नहीं पता आप किस लक्ष्मी की बात कर रहे हैं, और वैसे भी पूरी जनता हमारा परिवार है। आप जा सकते हैं। सर कम इन। सर, रवीना और खुशी की मौत के बाद मृणाल ने एक आदमी को फ़ोन किया था। इसी आदमी को उसने अपने पति की मौत के बाद भी फ़ोन किया था, और 2 साल पहले अपनी सास की मौत के बाद भी। एक ही पैटर्न है सर। इस आदमी को उठा के लाओ। सर। जिसकी याद भी जहन से मिट जानी चाहिए, उसकी फोटो मोबाइल में लेके घूम रहे हैं आप। जाइए, जाके हिना को मायके से ले आइए। लेकिन मम्मी वो अरे बाबा, हमें पता है पहला बच्चा मायके में ही होता है, लेकिन बस दिल कर रहा है कि आपका पहला बच्चा सबसे पहले हम अपनी गोद में लें। सच क्यों नहीं कह रही है मम्मी कि आपको डर लग रहा है कि रूपाली के केस की फाइल वापस ना खुल जाए? हम नहीं डरे, पर लग रहा है कि आप डर रहे हैं, और डर लगना भी चाहिए, वरना जो नाम और ओहदा आपने बनाया है वो रेत की तरह मुट्ठी से फिसल जाएगा। अपनी अम्मी से दूर भाग रहे थे, देखिए अम्मी ने ढूंढ लिया ना। चलिए घर चलिए, और हमारी बहू को भी साथ लेके चलिए। सॉरी मम्मी, वो नहीं नहीं, हम आपसे कभी नाराज हो ही नहीं सकते। जो आपकी पसंद वही हमारी पसंद। घर वापस चलिए, और निकाह भी तो है आपका हिना के साथ। मम्मी, मैंने रूपाली से निकाह कर लिया है। तो हिना के साथ भी कर लीजिए, महामहिम की बेटी है, जुबान दे चुके हम। और हम रूपाली से तलाक की बात तो नहीं कर रहे। आप हिना के साथ दूसरा निकाह कर लीजिए। आप मुझे क्यों बचाना चाहते हैं? मैं आपको बचाना नहीं चाहता, लेकिन कुछ सवाल हैं मेरे जहन में जो पिछले 14 साल से मुझे परेशान कर रहे हैं। उन सवालों के जवाब ढूंढ रहा हूँ। कुछ कड़ी हैं जिन्हें मिलाने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ। वो कानपुर वाला केस? जी। मैं समझ रहा था आप मुझे बचाने आए हैं। आप तो मेरे माथे पर एक और खून का कलंक मरने पर तुले हैं। आप उम्र में छोटे हैं मुझसे, इसलिए एक राय देना चाहता हूँ दोस्त के नाते। जी। अपने काम से प्यार कीजिए, लेकिन उसे जिंदगी मत बनाइए। आपको शायद अभी एहसास नहीं कि जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। मुझे यहाँ जब अपनी बीवी और बेटी से दूर बैठा हूं, तब समझ में आता है कि जिंदगी ने क्या क्या छीना मुझसे। आपकी तो उम्र पड़ी है, अपने साथ ऐसा मत होने दीजिए। आपको मालूम है, अब बिल्कुल मेरे अब्बा मरहूम की तरह बातें करते हैं। बहरहाल, मैं आपको ये बताने आया था कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ आगरा में मुझे स्नेहल के केस का सुराग मिलेगा।
बस आपको ये बताने आया हूं कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है, लेकिन जाने से पहले आपके लिए कुछ सरप्राइज है। हैप्पी बर्थडे। आपको कैसे पता चला? दोस्त जो ठहरा, सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। साहब हमने क्या किया, हमें क्यों बुलाया यहाँ पर साहब? बताता हूँ, पहले ये बता, इसे कैसे जानता है तू? इनके यहाँ तो हम गैस भरने के लिए जाते हैं ना साहब। गैस? कौन सी गैस? साहब इनका फ्रिज खराब है ना, तो कभी भी गैस लीक हो जाता है, इसीलिए मैडम ने हमसे एक सिलेंडर खरीद लिया था। उन्हें पता है कि फ्रिज में गैस कैसे भरा जाता है, और उनका सिलेंडर जब भी खाली होता है साहब हम भरने के लिए चले जाते हैं। अच्छा एक बात बता, कुछ साल पहले तूने इसके मायके में भी सिलेंडर पहुंचाया था क्या? हाँ साहब, वहां पर भी तो एक फ्रिज खराब था ना। माँ, अब तो हमने होमवर्क भी कर लिया है, अब भगवान जी खुश होंगे ना? हाँ, बस तुम्हें भगवान जी के लिए एक और काम करना होगा। इसमें जो गैस है तुम्हें उसे सूंघना होगा, थोड़ा कष्ट होगा, पर तभी तो भगवान जी खुश होकर वरदान देंगे। बोलो, करोगे ना? मृणाल जी, मृणाल जी, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों की आपने? मैं बाथरूम में थी सर। साहब, क्या तो गैस की स्मेल आ रही है? क्या हुआ इसे? उसकी तबीयत खराब है। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, हैं? इस बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाओ, इसने निमोनिया सूंघा। और तुम इस घर को पूरी तरह से सर्च करो, एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। निकालो इसे। तो तुम जानती थी कि फ्रिज में अमोनिया गैस भरी जाती है, और इसी गैस की मदद से तुमने सबको मार दिया। तुम अगर थोड़ा कष्ट से होगी तो भगवान जी पैसों की बारिश करेंगे, समझी? उसके 3 दिनों के बाद रवीना की मौत हो गई। खुशी को भी तुमने वैसे ही मारा? हाँ, खुशी को इसलिए मारा क्योंकि हम सबको विश्वास दिलाना चाहते थे कि कुएं के पानी में अमोनिया है। क्यों किया ये सब? क्योंकि हम थक गए थे अपनी जिंदगी से। हम गांव के लिए नहीं बने, लखनऊ यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट थे हम। बाप ने उन्नाव में शादी कर दी, सास सताती थी तो उसे मार दिया। पति 1 नंबर का बेवड़ा था, उसे तो घिन आती थी तो उसे भी मार दिया। अपने बच्चों से भी घिन आती थी? हाँ? वो तो जानते हमारी, पर हम नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे, शादी करना चाहते थे। शादी? किससे? जिससे हम प्यार करते हैं। प्यार से ज्यादा खूबसूरत शायद दुनिया में कुछ भी नहीं है।
लेकिन कई बार प्यार का खौफनाक चेहरा देखकर प्यार से विश्वास उठने लगता है। एक कवि हुए हैं प्रभात मीखरा, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही है कि सुने गए हैं प्रेम समुंदर सरिता से नित भरते, और प्रीति कलश तो लिए हाथ पर बूंद बूंद को तरसे, और खड़े प्रेम के दरवाजे पर सभी लगाते प्रीति का राग, और फिर भी शंकाओं से शंकित दबी हुई है कहीं पर आग। शादी किससे होनी चाहिए, जिंदगी कैसी जीनी है, ये तय करने का अधिकार बेशक इंसान का अपना होता है, लेकिन किसी रिश्ते को खत्म करने के लिए इंसान को ही खत्म कर दिया जाए, इससे घिनौना और क्या हो सकता है। मीनल ने अपने प्रेमी से शादी करके एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए एक के बाद एक खून कर दिए, लेकिन उसका प्रेमी था कौन? हेलो, ओके। आपने सरप्राइज प्लान किया ना, तो मैंने सोचा मैं भी अपना रिटर्न गिफ्ट दूं आपको। एक लड़की थी हंसिका, लखनऊ में, उसको भी वैसे ही मारा गया जैसे रूपाली को मारा गया था। आपको यह कैसे पता? लगता है आप भूल गए कि हमारी पहली मुलाकात कब हुई थी। सर वहाँ कोई है, सर मेरा कोई पीछा कर रहा है, सर मुझे बहुत डर लग रहा है सर। 26 साल का था जब मेरी शादी हो गई थी, 27 साल में बेटी। बहुत प्यार करता था मैं इनसे, लेकिन फिर धीरे धीरे लाइफ मोनोटोनस होने लगी। कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर, मेरा खाली दिमाग भी शैतान का अड्डा बन गया था। बस एक के बाद एक रेप किया, उनका मार दिया। आप मजाक कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मन में कुछ नहीं था, बट अच्छी लगी तो पीछा करने लगा, तो रेप किया और मार दिया। फिर जगह बदल दी। वो लड़की हंसिका थी जिसका पहला मर्डर किया था मैंने। बाद में मालूम पड़ा कि उसको मारने के केस में एक ऑटो वाले को सजा मिली, तो हिम्मत बहुत बढ़ गई। उनमें कुछ सेक्स वर्कर्स थी, कुछ मेड्स थी, लेकिन कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई। फिर रूपाली दिखी, बहुत समझदार थी, अच्छी लगी। उस दिन फिर मैं वापस उसके घर गया था। रूपाली सर आप अभी यहाँ पर? मेरा कुछ सामान छूट गया, ले लो। हाँ जी आइए। वो तो उसकी मेड के झूठ की वजह से मैं पकड़ा गया, वरना मेरी प्लानिंग ऐसी थी कि कोई मुझे पकड़ नहीं पाता। ये स्नेहल है, इसे कानपुर में मारा था, वहीं पहली बार आपको देखा था। मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ इन्हें मारकर, लेकिन आपको एक विक्टिम के लिए इतने साल तक तड़पते देखा तो मुझे खुद से नफरत होने लगी। सोचा मरने तो वाला हूं, कम से कम मरने से पहले ये बोझा उतार लूं। मेरा एक काम करेंगे, उन्नाव में एक औरत है मृणाल, बहुत प्यार करती है मुझसे शादी करना चाहती है। जब भी मौका मिला जेल से फोन करता था उसको। दिन पर दिन बीतते जा रहे हैं और कितना इंतजार करना होगा हमें। उससे आप कह देंगे कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो खुद विदा लेने वाला हूं इस दुनिया से। मेरा मैसेज उसे दे देंगे एक दोस्त के नाते। अपना तो किसी के प्यार के काबिल है और ना ही किसी की दोस्ती के। हम जानवर को जानवर इसलिए बुलाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो हिंसक होते हैं, उनमें समझ और संवेदना की कमी होती है।
लेकिन सच्चाई तो यह है कि कोई भी जानवर अपने मजे के लिए शिकार नहीं करता। चकित करने वाली बात यह है कि गोपाल दास ने इतनी दरिंदगी सिर्फ इसीलिए दिखाई क्योंकि वो एक नीरस जीवन जी रहा था। उससे बड़ा जंगली और घिनौना भला कोई हो सकता है? गोपाल दास को तो सच में ऊपर वाले ने उसके किए की सजा दी ही थी, क्योंकि उसके अपराध के लिए उसे उम्र कैद नहीं बल्कि 100 बार मौत की सजा दी गई होती तो वो भी कम होती। वो एक ऐसा कोल्ड ब्लडेड अपराधी था जिसे अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था। वो अपराधी नहीं बल्कि एक दरिंदा था, एक ऐसा दरिंदा जो एक सभ्य समाज का हिस्सा था। ऐसे में समझ नहीं आता कि किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल के नए अध्याय शातिर क्रिमिनल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बचपन हम इंसानों के जीवन का वो हिस्सा है जिसमें हम इंसान होने के सबसे ज्यादा करीब होते हैं। ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से दुश्मनी, शांति से भरा हुआ एक ऐसा समय जिसमें सिर्फ खेलने, खाने, सोने में मन मगन रहता है। बालपन की अवस्था के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बड़ी प्यारी बात कही है। वे कहते हैं कि हर बच्चा भगवान का एक संदेश होता है कि भगवान अभी भी मनुष्यता से निराश नहीं हुआ। भगवान भले ही अभी तक मनुष्य या मनुष्यता से निराश ना हुए हों, मगर दिनों दिन होने वाले अपराध और उनकी प्रवृत्ति को देखकर वो ये जरूर कह सकते हैं कि मनुष्यता एक अंधेरी सुरंग से गुजर रही है और इस सुरंग के उस पार मिलते हैं कुछ इंसान और कुछ शैतान। समस्या यह है कि इन शैतानों की अपनी कोई पहचान नहीं है। ये हमारे और आपके जैसे ही दिखते हैं, हमारे और आपके बीच में ही रहते हैं, मगर जब ये शैतान जागते हैं तब शुरू होता है कभी ना खत्म होने वाला विनाश का एक चक्र। पकड़ के दिखा, पकड़ के तो दिखा भाई, पकड़ के तो दिखा। पकड़ लिया। ध्रुवी चलो। ध्रुवी, देविका, देखो कौन आया है? अरे इधर आओ। ये सागर, तुम्हारा भाई। हम खेलते हैं। अरे बेटा, आज से तुम्हारा घर है और ये है ध्रुवी और ये है देविका, तुम्हारी बहनें। ठीक है, अब तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाते हैं। लगाना। और यहाँ क्या कर रहे हो? अपने कमरे में जाओ ना। इस लड़के को गोद लेकर गलती कर दी है तुमने। ये लड़का सारी जिंदगी मुझे इस बात का एहसास दिलाता रहेगा कि मैं तुम्हें बेटा नहीं दे पाई, और ये सही नहीं है। यही जिंदगी है मेरा, और अगर लाइफ में सब कुछ ही सही होना होता ना तो इतनी कोशिशों के बाद तुम्हें लड़का हो गया होता, लेकिन नहीं हुआ। इसलिए सागर ही हमारा बेटा है। हमारा नहीं, तुम्हारा। ये सिर्फ तुम्हारा बेटा है, मेरा नहीं। मीरा,
क्यों करती हो इतना गुस्सा जब तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है? हाँ? कितनी बार समझाया तुम्हें कि इतना गुस्सा मत किया करो। क्या हुआ मम्मा को? फिर से तबीयत खराब हो गई क्या? अब कुछ नहीं हुआ तुम्हारी मम्मा को, सब ठीक है। हाँ? चलो खाना खाते हैं, बैठो। सागर, सागर, आओ बेटा। अरे अरे तू यहाँ आना। कम शाबाश, तो बैठो। गुड बॉय। हाँ, सिट। दिमाग खराब हो गया तेरा? ये क्या कर रहा तू? दिमाग उसका नहीं, तुम्हारा खराब हो गया है। अरे जब तुम्हें नहीं पसंद है सागर तो रहो ना अपनी बेटियों के साथ। इसके पीछे क्यों पड़ी हुई हाथों के? रहना ही पड़ेगा बेटियों के साथ, क्योंकि उनके बाप को बेटा मिल गया है ना। अब बेटियां जिए चाहे मरे, क्या फर्क पड़ता तुम्हें? मीरा, तुम्हारा सही में दिमाग खराब हो गया है, जो ये बातें अपने दिमाग में भरी बैठी हो तुम। अरे मेरी भी बेटियां हैं वो, और तुमसे ज्यादा मैं प्यार करता हूं उनसे। सर ये आप क्या बोल रहे हो सर? श्रुति की अभी उम्र ही क्या है कि वो लड़के वड़कों के चक्कर में पड़ेगी? सर वो मुझे हर एक बात बताती थी, अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मुझे जरूर बताती सर। ठीक है, काम कीजिए, श्रुति के स्कूल फ्रेंड्स और स्कूल से घर तक के आने के रास्ते के बारे में हमें बताइए। आगे की कार्रवाई हम करते हैं। जी हाँ जी। सुनिए, ये लड़की यहाँ से गायब हुई थी, इसे देखा है आपने? ओ नहीं देखा था। सुनिए जी सर, ये लड़की यहाँ से गायब हुई थी, इसको देखा है? नहीं सर। सुनो, इस लड़की को यहाँ पे देखा है? हाँ साहब, उस दिन देखा तो था, ये सामने से जा रही थी, लेकिन फिर अचानक से एक गाड़ी आ गई और वो निकल गई। अच्छा, वो गाड़ी में खुद से बैठी थी या उसे जबरदस्ती बिठाया गया था? सर खुद से बैठी थी कि जबरदस्ती बैठाया था ये तो नहीं देख पाया, क्योंकि वो गाड़ी के उस तरफ थी। कौन से रंग की गाड़ी थी? गाड़ी सर सफेद रंग की थी। सर श्रुति की फोटो को आसपास के सभी चेक पॉइंट्स पे सर्कुलेट कर दिया है। अगर वो गाड़ी किसी भी चेक पॉइंट से गुजरी, उस गाड़ी के रूट के बारे में पता चल जाएगा। श्रुति के पड़ोसियों से श्रुति और उसके फादर के रिलेशंस के बारे में भी पता करो। कई बार लोग दिखाते अच्छा हैं, होता कुछ और ही है। जी सर, इसके अलावा टेक्निकल टीम को श्रुति के कॉल रिकॉर्ड्स और सोशल मीडिया डिटेल्स स्कैन करने के लिए बोल दिया है। वर्मा, एक ही एरिया में पिछले 5 दिनों में 2 मिसिंग केसेस सामने आए हैं। पहली अवनी 10 साल और दूसरी श्रुति 16 साल। क्या इन दोनों मिसिंग केसेस में कोई कनेक्शन तो नहीं है?
चाइल्ड हेल्पलाइन की इमरजेंसी सेवा है, बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। सर, मेरी बेटी अवनी पिछले 5 दिनों से गायब है। आप प्लीज उसे ढूंढिए। पुलिस ने उसे ढूंढने के लिए कुछ भी नहीं किया है। मिसिंग कंप्लेंट कौन से थाने में दर्ज करवाई है आपने? मालवीय नगर थाना। सर प्लीज मेरी बेटी को ढूंढिए सर। देखिए आप चिंता मत कीजिए, आप अपनी बेटी की फोटो, डिटेल्स और एफआईआर की कॉपी हमें सेंड कर दीजिए, हम देखते हैं आपकी क्या मदद कर सकते हैं। जी। कोई लेडी थी, उनकी बच्ची 5 दिन से गायब है, वो डिटेल्स हमें सेंड कर रहे हैं। चेक करो। खाना खा ले। हाँ खा ले, फिर हम खेलेंगे। मिस्टर तरुण, अवनी जिस रास्ते से अक्सर आया जाया करती थी, उस रास्ते में करीब 200 मीटर का एक सुनसान पैच पड़ता है। हमारा अंदाजा है कि अवनी को उसी सुनसान पैच पे से ही गायब किया गया। गायब किया गया है मतलब किडनैपिंग? मगर सर अवनी को गायब हुए पूरे 5 दिन हो गए। अगर वाकई में ये किडनैपिंग होती तो अब तक रैंसम कॉल्स आ जानी चाहिए थी। करेक्ट, इसीलिए हमने किडनैपिंग के अलावा बाकी एंगल्स भी इन्वेस्टिगेट किए हैं और उसी सिलसिले में हमने अवनी के पड़ोसियों से भी पूछताछ की। एक नंबर का कमीना है वो मोहित। मोहल्ले की कोई ऐसी औरत नहीं है जिस पर उसने बुरी नजर ना डाली हो। एक बार तो उसने मुझसे भी बदतमीजी की थी, मैंने तो उसको ऐसा सबक सिखाया, उसके बाद कभी दोबारा मेरे सामने नहीं आया। मिस्टर तरुण, आप चाहें तो हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से अवनी का मिसिंग केस है, उसी तरह से एक और लड़की का मिसिंग केस कल हमारे सामने आया है। 16 साल की है वो लड़की, उसका नाम श्रुति है और वो भी सेम एरिया से गायब हुई है, वापस घर लौटते समय। सेम एरिया से मतलब जहां से अवनी गायब हुई है? जी। और तो और हमें लग रहा है कि ये अवनी और श्रुति दोनों के मिसिंग केसेस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अवनी के लिए भी रैंसम कॉल अभी तक नहीं आया है और श्रुति के लिए भी नहीं, और दोनों एक ही जगह से गायब हुई हैं। बताइए सर, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं इसमें? हमें जो करना है वो तो हम कर ही रहे हैं। 2 नाबालिग बच्चियों का सवाल है, समय हमारे पास कम है। चूंकि आप बच्चों के साथ डील करते हैं, आपके पास बच्चों का डेटा है। अगर आप लोग हमारी मदद करेंगे तो दोनों बच्चियों को हम जल्द से जल्द छुड़ा पाएंगे। सर हमसे जितना हो सकेगा हम आपकी उतनी मदद करेंगे। अब आपने बाहर से खाना क्यों ऑर्डर करा? मैं बना देती हूँ ना 15 मिनट में बस। तेरे 15 मिनट के चक्कर में मैं 2 घंटे से बैठा हूँ। एक बच्ची का मिसिंग केस आ गया था, इसलिए लेट हो गई। बच्चों की तरह क्या रो रही है? सारी भूख की ऐसी की तैसी कर दी। क्या किया तूने? धक्का मारा ना तूने से? क्यों धक्का दिया तूने? क्यों मारा तूने मेरी बच्ची को? क्यों मारा तूने मेरी बच्ची को? क्यों? क्या कर रही हो तुम? और ये क्यों मारेगा ध्रुवी को? क्यों? देखा नहीं 24 घंटे वो मेरी बेटी को किस तरह से घूरता रहता था और पूछ रहे हो क्यों? घूरता नहीं था, अपनी बहनों के साथ खेलना चाहता था, पर तुमने होने नहीं दिया। हाँ मैंने नहीं होने दिया। तुमने ठीक कहा, इसलिए नहीं, असल में तुमने मेरी बेटी को मारा। तुम हथियार हो इसके कारण, इस लड़की की वजह से तुमने मेरी बेटी को मार डाला। हमेशा क्या बोली तुम? हाँ? मैंने मारा अपनी बेटी को? मार डालो, मार ही डालो, आज इसी टाइम जान दे दो। आज तुम्हें मारो, फिर बाद में इसको मार डालो। आसपास के पुलिस स्टेशंस में सब जगह इसकी फोटोग्राफ सर्कुलेट करवा दो।
शायद किसी ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई हो। वर्मा, अगर ये तीनों केसेस आपस में कनेक्टेड हैं तो हमें जल्द से जल्द श्रुति और अवनी को ढूंढना होगा। ये श्रुति के दोस्तों और पड़ोसियों से कुछ बताया? सर, श्रुति ने एक लड़के के बारे में बताया था, वो अक्सर उसका पीछा करता था, उम्र में भी काफी बड़ा था, पर उसने धर्म अंकल को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। अगर उनको पता लगता, वो इतने ओवर प्रोटेक्टिव थे कि उसकी पढ़ाई उसी समय बंद करवा देते। सर, श्रुति की फ्रेंड नेहा ने जिस लड़के वीर के बारे में बताया था, सर वो लड़का भी अपने घर से गायब है, हम उसे ट्रेस कर रहे हैं। और सर, धर्म के पड़ोसियों से पता चला कि जब तक उसकी बीवी जिंदा थी दोनों में बहुत झगड़े होते, उसकी मौत भी काफी सस्पिशियस। वर्मा, पता करो ये श्रुति के गायब होने के वक्त धर्म की क्या लोकेशन थी। ओवर प्रोटेक्टिव था, हो सकता है बेटी की कोई बात बुरी लग गई हो। ये अदिति और मोहित, इनका क्या स्टेटस है? बातचीत करने की हालत में हैं दोनों? सर, मुझे बेटा चाहिए था, मगर अपने लिए नहीं, मोहित के लिए। अगर मैं उसे बेटा नहीं देती तो वो मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर लेता। किससे? सर, कोई एक हो तो बताओ ना। अब तो बस भगवान से दुआ है कहीं मुझसे छुटकारा पाने के चक्कर में मोहित ने ही अवनी को कुछ ना कर दिया हो। अदिति का दिमाग तो हमेशा से सनका हुआ था सर, जो मेरी दोस्तों को मेरी गर्लफ्रेंड समझती रहती थी। सर आप बताओ, अगर कोई लड़की मेरी दोस्त है ये कोई क्राइम थोड़ी है ना? सिर्फ तुम्हारी बीवी का नहीं, तुम्हारे पड़ोसियों का भी यही कहना है। पर एक पड़ोसन ने तो तुम पे सीधा सीधा ब्लेम लगाया है कि तुमने उसके साथ बदतमीजी की थी। मैं कसम खाकर कहता हूँ, अवनी के गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है। आप अदिति से पूछो ना, उसे ही बोझ लगती थी वो। सर, उस अनजान लड़की की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। सर, रिपोर्ट के हिसाब से क्लियर है कि लड़की की डेथ जो है 10 दिन पहले हुई थी। यानी कि अवनी के भी गायब होने से पहले? और सर, बॉडी पर ना कोई असॉल्ट के निशान हैं और ना ही सेक्सुअल कोई हरासमेंट के। इनफैक्ट स्लो पॉइजनिंग से लड़की की डेथ हुई है। 10 दिन पहले लड़की गायब हुई थी तो जाहिर सी बात है कि फैमिली हाथ पे हाथ रख के तो बैठी नहीं होगी। तो फिर इस लड़की की पहचान क्यों नहीं हो पा रही? एक काम करो, एक स्पेशल टीम असाइन करो इस लड़की की फैमिली को ढूंढने के लिए। इसकी पहचान होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सर, सुनो, इस डॉक्टर से मिलकर देखो, उससे पूछो तुम प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पा रही हो, क्या इशू है? बलजीत, कोई इशू नहीं है, वो बस काम के स्ट्रेस की वजह से। काम गया भाड़ में तेरा। दुनिया भर की भलाई करने से पहले अपने पति की भलाई कर। सुन, मुझे बच्चा चाहिए, और एक बच्चा नहीं, ढेर सारी बच्चियां, समझी ना? हाँ? ये मेरी ध्रुवी की गुड़िया है और कमरा भी उसी का है। अगर आइंदा से तू कभी इस कमरे में आया और किसी भी चीज को हाथ लगाए ना, तो मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। चला बचा, तब हो जाए यहाँ से, मेरी आंखों से दूर हो जाए यहाँ से। सर, अदिति और मोहित, इन दोनों के बारे में हमें जो कुछ भी पता चला था सब सही है। अदिति मोहित का फ्रस्ट्रेशन अवनी पर निकालती थी, और मोहित वो तो अगला लेवल। कई लड़कियों और औरतों के साथ उसके रिलेशन थे। सर, उनमें से एक लड़की सना उसे धमकियों भरे मैसेजेस भेजती थी। ये देखिए। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है मोहित। अगर अब तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो समझ लो इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। आदमी हूं सर, जरूरतें हैं मेरी भी, जो अदिति से कभी पूरी नहीं हुई। वो तो हमेशा ही मुझसे लड़ती रहती थी, मगर इसका मतलब ये नहीं है सर कि मैं अपनी बेटी अवनी को नुकसान पहुंचाऊंगा। क्यों नहीं? अदिति से तलाक लेकर तुम्हें अदिति से तो छुटकारा मिल जाता, लेकिन अवनी से कैसे मिलता? वो तो तुम्हारी बेटी थी। और ये सना तुम्हें धमकी दे रही थी, जान सकता हूं क्यों? सर, सना को तो मैंने अदिति और अवनी के बारे में पहले ही बता दिया था, मगर वो मेरे पीछे पड़ गई थी, तो मैंने उससे दूरी बना ली थी। इसीलिए वो मुझे धमकी दे रही थी। तो क्या सना तुमसे नाराज होकर तुम्हारी बेटी अवनी को नुकसान पहुंचा सकती है?
छोटे मोटे झगड़े तो कपल्स के बीच में चलते ही रहते हैं। प्यार करता है वो मुझसे, आज नहीं तो कल मेरे पास आ ही जाएगा, तो फिर मैं अपनी को नुकसान क्यों पहुंचाऊंगी? प्यार करता तो इस तरह से तुम्हें उसे धमकियां देने की जरूरत नहीं पड़ती। खैर, 7 तारीख को कहां थी जब अवनी गायब हुई? आपको याद है कि आप 7 तारीख को कहाँ थे? तो मुझे कैसे याद होगा कि मैं 7 तारीख को कहाँ थी? देखो सना, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। अगर हमने अपने तरीके से पूछना शुरू किया ना तो अच्छा नहीं लगेगा। सर, जब आपको भरोसा ही नहीं है मुझ पे तो अब मैं क्या बोलूं? जब मैं बोल रही हूँ ना कि मुझे सच में नहीं याद कि मैं 7 तारीख को कहाँ थी। हेलो, भाई साहब आपने हमारी देविका को देखा कहीं? मुझे मेरी बच्ची चाहिए। एक बच्ची के बाद अपनी दूसरी बच्ची को नहीं खो सकती उन्हें। मुझे मेरी बच्ची ला कर दो। मुझे मेरी बच्ची ला कर दो। पुलिस स्टेशन चलते हैं भाभी। हाँ चलते, चलो। एक सेकंड, मेरा वॉलेट है? मार डाला तुमने मेरी बेटियों को। इतनी दिक्कत थी तो बता देते, उन्हें कहीं लेकर दूर चली जाती। इस पराई लड़के के लिए तुमने अपनी सगी बेटियों का खून कर डाला। मैंने मारा अपनी बच्ची को? अरे तुम्हारे साथ गई थी बाजार, वो तुमने क्या किया? तुम बताओ। मैंने क्या किया? उस कपड़े में कार्टून आने वाला था इसलिए वो घर वापस जल्दी आ गई। तुमने इसी मौके का फायदा उठाकर मेरी बच्ची को मार डाला। क्यों मारा तुमने? फोन कर। सर, देविका को कई पड़ोसियों ने मीरा के साथ ही बाजार जाते हुए देखा गया था, लेकिन वापस लौटते हुए किसी ने नहीं देखा। और ध्रुवी के केस में भी ऐसा ही हुआ था, उसे भी आखिरी बार मीरा के साथ ही देखा गया था। मुझे तो सर इस मीरा पर ही डाउट है। इस विनय की बात पर भरोसा तो नहीं कर सकते। इस मीरा का मेंटल स्टेट इवैल्यूएशन करवाओ सर, तभी पता चलेगा इस मीरा के साथ आखिर चल क्या रहा है। मुझे छोड़ो, मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। मुझे छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज दौरान पहले मेरी बेटी को खा के अब मुझे खाएगा। मनोज जब से इस घर में आया मेरी बेटियों को खा, मैंने कुछ नहीं किया। अवनी और इस अनजान लड़की को मिलाकर हमारे पास कुल 8 केसेस आए हैं। 2 आपके पास आए हैं, यानी कुल मिलाकर केसेस हो गए 10। इन 10 में से 7 केसेस की मोडस ऑपरेंडी सेम है। एक केस इन 10 में से ऐसा है जो बिल्कुल अलग है, श्रुति का, जो अभी तक हमारी समझ से ही बाहर है। या फिर यह भी हो सकता है कि श्रुति का केस इन केसेस से रिलेटेड ही ना हो। इन सभी केसेस में एक इंटरेस्टिंग बात और है, हमें जितनी भी बॉडीज मिली हैं उनमें बहुत ही हाई शुगर कंटेंट मिला है। जैसे उन्हें काफ़ी सारा चॉकलेट खिलाया गया था मारने से पहले, और ये नॉर्मल चॉकलेट नहीं था। इन चॉकलेट्स में एनेस्थेटिक्स डाले गए थे ताकि बच्चे डिजी रहें। और तो और इन बच्चियों के साथ
किसी भी तरह का मारपीट नहीं की गई, कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हुआ, उल्टा बंधक रहते हुए यानी हॉस्टेज रहते हुए उन सभी ने वेट गेन किया। जनरली केसेस में क्या होता है कि किलर या तो गुस्से में कत्ल करता है या फिर अपने आप को सही साबित करने के लिए। यहाँ तो केस उल्टा ही है। मर्डरर पहले बच्चियों को गुड़िया बनाता है, पहले अच्छे कपड़े पहनाता है, स्लो पॉइजन देता है। ममता जी, ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, समझ से बाहर। तो इस किलर को हम एक नाम देते हैं, डॉल किलर। इस डॉल किलर को पकड़ना अब हमारे लिए बेहद जरूरी है, जितनी जल्दी हो सके। सर, श्रुति के स्टॉकर वीर ने अपने नाम पे एक नया सिम खरीदा है। उस मोबाइल की लोकेशन यहाँ सिटी की है। चलो। सर, आप लोग यहाँ? हाँ। क्या हुआ सर? वो क्या है ना, तुम तो हमारे पास आई नहीं, इसलिए हम तेरे पास आ गए। कहाँ है श्रुति? क्या किया उसके साथ? कौन श्रुति सर? कौन श्रुति? कौन श्रुति? मैं और वीर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मैं अपनी मर्जी से इसके साथ यहाँ रह रही हूँ। जब तक तुम बालिग नहीं हो जाती तब तक तुम्हारी कोई मर्जी मायने नहीं रखती है। और तुम वर्मा, इसके ऊपर नाबालिग लड़की को भगाने का, फुसलाने का, पॉस्को और रेप दोनों चार्जेस लगाओ। सर मैंने रेप नहीं किया सर। सर आपने बुलाया? आओ वर्मा। देखो, ये अभी मैं इन सभी केसेस को स्टडी कर रहा था। ये सारे केसेस कहीं ना कहीं चाइल्ड हेल्पलाइन से कनेक्टेड हैं। हाँ तो सर, उन्होंने भी तो 2 केसेस को ढूंढा है। मैं उन 2 केसेस की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं उन 8 केसेस की बात कर रहा हूं जो हमने ढूंढे। इनफैक्ट उनमें से 4 केसेस को जब मैंने बैकट्रेस किया तो पाया कि चारों बच्चियों ने गायब होने से 1-2 दिन पहले चाइल्ड हेल्पलाइन में हेल्प के लिए फोन किया था। सर, अगर ऐसा है तो फिर हेल्पलाइन वालों ने हमें क्यों नहीं बताया? वो इसलिए कि इन 4 केसेस में से 2 केसेस तो ऐसे थे जो बहुत छोटे मोटे झगड़ों के लिए रजिस्टर करवाए गए थे, मसलन स्कूल के झगड़े, या फिर एक तो ऐसा था जो अपने पेरेंट्स से तंग आकर चाइल्ड लाइन से हेल्प मांग रहा था। और एक बात ये देखो, इन बच्चियों के गायब होने की डेट और हेल्पलाइन में कॉल करने की डेट। सर, मतलब हेल्पलाइन में कॉल करने के 1 से 2 दिन के अंदर ही ये लड़कियां गायब हुई? एग्जैक्टली। यानी कि कोई चाइल्ड हेल्पलाइन के डेटा को एक्सेस करके इन बच्चियों को टारगेट कर रहा है। सर, अगर ऐसा है तो एक केस और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि अगर हम हेल्पलाइन को एक्यूज करते हैं तो उनकी रेपुटेशन एट स्टेक है। तुम सही कह रहे हो। एक काम करो वर्मा, हेल्पलाइन का डेटा एक्सेस करो, पता लगाने की कोशिश करो उन 4 बच्चियों ने जब हेल्प के लिए फ़ोन किया था तो फ़ोन किसने अटेंड किया था। और एक बात, हेल्पलाइन में काम करने वाले एक एम्प्लॉय की हिस्ट्री निकालो। सर। एक के बाद एक गायब हुई लड़कियों के केस पुलिस के लिए मुसीबत बनते जा रहे थे, जिनमें श्रुति का केस भी शामिल था। मगर श्रुति को सुरक्षित बरामद करके पुलिस ने इस एक संभावना को समाप्त कर दिया था। लेकिन अभी भी कई लड़कियां गायब थी और इन गायब लड़कियों का जो कनेक्शन चाइल्ड हेल्पलाइन से निकलकर सामने आया था, उसने पहले से भी अधिक इस उलझे हुए मामले को उलझा दिया था। इस मामले में पुलिस बच्चों की हत्याओं और चाइल्ड हेल्पलाइन के बीच वास्तविक संबंध पता लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमें यह देखना है कि क्या वो इसका पता लगा पाएंगे। मैडम, मैंने जितना सोचना था सोच लिया। मैं इस बच्चे को गोद नहीं ले सकता। ये रूल्स के खिलाफ है विनय जी। रूल्स होंगे आपके लिए, आपको रखना है इसे रखो, इसके साथ कुछ भी कीजिए, मारिए फेंकिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे सुनिए,
सर ये तरुण है, मेडिकल बैकग्राउंड से। इसे दवाओं के बारे में, ड्रग्स के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी होगी, इसीलिए इसके पीछे 2 कांस्टेबल लगा दिए। सर ये हेल्पलाइन की फाउंडर ममता, इसने अपने बेटे के सुसाइड के बाद ये हेल्पलाइन शुरू की थी। सर इन दोनों के अलावा हेल्पलाइन में काम करने वाले अगर किसी का बैकग्राउंड इंटरेस्टिंग है तो सर वो ये है, सरगम। इसका बचपन काफ़ी डिस्टर्ब रहा है। माँ की मौत काफ़ी सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में हुई थी। उसके बाद से बचपन अनाथ आश्रम में गुजरा है। एक बार किसी ने अडॉप्ट किया था मगर वापस छोड़ गए ये कह के कि मेंटली इल है। मेंटली इल? जी सर। इसकी शादी एक हिस्ट्री शीटर से हुई है, बलजीत। 2-3 बार जेल भी जा चुका है। पड़ोसियों ने बताया कि बलजीत इसे काफ़ी मारता पीटता भी। इन मियाँ बीवी के बारे में जो कुछ भी पता कर सकते हो पता करो। पति बलजीत क्रिमिनल हो सकता है। बलजीत ने सरगम के जरिए हेल्पलाइन का डेटा एक्सेस करके बच्चियों को टारगेट किया हो। सर क्या समझता है अपने आप को? कट यार कट। नहीं नहीं सर, बहुत अच्छा एक्टर है, मैं आपको बता रही हूँ। आप मुझे 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट दीजिए, मैं करवाती हूँ। मेरी बात ध्यान से सुन, ये रोल तुझे नहीं मिला ना तो जान से मार दूंगी तुझे, समझे? ठीक से कर। अभी करेगा जी सर। रोल एक्शन। क्या समझता है अपने आप को? कट यार कट। सर नहीं करेगा सर। नेक्स्ट यार। विनय जब उस बच्चे को दोबारा हमारे ऑर्फनेज में छोड़ने आए तब हमें पता चला असल में सागर लड़का नहीं लड़की है, सरगम। मेरी बीवी तो पागल खाने चली गई थी, बस मैं और सागर ही बचे थे घर पर। एक दिन जब मैंने सागर को कपड़े पहनते देखा तब मुझे उसके लड़की होने का पता चला। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मेरा इन मर्डर से कोई लेना देना नहीं सर। लेकिन वो सरगम, वो सनकी है सर, अक्सर ऑफिस से लेट आती थी सर। मुझे लगा उसका अफेयर चल रहा होगा। एक दिन मैंने उसका पीछा किया, मुझे लगा पुलिस को सच बताऊंगा तो सरगम के साथ मुझे भी अंदर कर देगी। अब सीधी तरह से ये बता के सरगम है कहाँ पर? सर ऑफिस का बोल के गई है सर। लेके जाओ उसे। सर माफ कर दो सर। सर ममता जी, सरगम कहाँ है इस वक्त? क्या हुआ सर? सरगम को एक स्ट्रेस कॉल आया था और उसको अटेंड करने के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई और वो घर चली गई। वो स्ट्रेस कॉल कहाँ से आई थी? किसने की थी? वो पूरी डिटेल दीजिए हमें फौरन। हाँ सर। तरुण जल्दी से उनकी स्ट्रेस कॉल निकाल के सर को दो, जल्दी करो, देखो जरा। स्पीड रखनी पड़ेगी। हाँ? इसकी लोकेशन मूव करने लगी। मूव करने लगी? जी सर। फॉलो करते रहो उसको। सर लगता है किसी व्हीकल में। किरण पकड़ो सरगम,
लेके चलो इसे। मैं ना उन्हें चॉकलेट देती थी, केक भी देती थी कि वो मेरे दोस्त बन जाए, लेकिन वो मना कर देते थे और रोने लग जाते थे। तो मुझे ना मजबूरी में ना उन्हें दवाई देनी पड़ गई और वो मर गई। अभी तक कितनी लड़कियों को मारा है तुमने? सबसे पहले ना मैंने माँ को मारा था। वो घर में भी ना मुझे लड़का बना के रखती थी, जबकि कोई देख भी नहीं रहा होता था। फिर मुझे ना मेरे नए पापा मिल गए। ये सागर तुम्हारा भाई। वो मुझे मेरी दो नई बहनों के पास लेके गए थे मुझे वो, लेकिन ना उन्होंने भी मेरे साथ खेलने से मना कर दिया। फिर मैंने उनको भी मार दिया। सिर्फ दोस्त चाहिए थे जिनके साथ ना मैं खेल सकूं मैं, लेकिन फिर ना मुझे एक दोस्त मिला मुझे। पता है वो मेरे दोस्त को ना लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं था उसको, इसलिए जब उसे पता चला ना कि मैं लड़की हूँ, उसने मेरा रेप भी नहीं किया उसने। लेकिन ना फिर ऑर्फनेज में ना सबको पता चल गया था कि मैं लड़की हूँ, इसलिए मेरे साथ कोई भी नहीं खेलता था, कोई भी मेरा दोस्त नहीं बना। तो मैंने ना खुद अपने दोस्त बना लिए मैंने। एक दोस्त है ना, मुझे ना ड्रग्स लेना सिखाया था उसने। फिर मैं मेरे सारे दोस्तों के साथ ना घर खेलती थी, और फिर जब कोई मुझे मना कर देता था ना, मैं उसको ड्रग्स दे देती थी और फिर वो मर जाती थी। वो क्यों? मैं लड़का नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़का नहीं हूँ मैं। वर्मा, सरगम के हस्बैंड का कहना है कि वो इस प्लान में शामिल नहीं था, पर मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा, इसलिए उसे तुरंत ट्रायल पर लेना होगा। स्वयं को जन्म देने वाली अपनी मां और अडॉप्टेड यानी दत्तक बहनों को मिलाकर सरगम ने कुल 21 लोगों की जान ली थी, और अगर पुलिस ने उसे पकड़ा नहीं होता तो ये सिलसिला ना जाने कितनी मौतों तक जारी रहता। सरगम के मानसिक स्वास्थ्य को देखते हुए कोर्ट ने उसके इलाज के आदेश दिए हैं, जिससे उसकी वास्तविक मनोस्थिति का पता लगाकर उसे उसके अपराधों की सजा दी जा सके। लड़का लड़की में फर्क और उनसे भेदभाव हमारे समाज में होता ही है, लेकिन सरगम के साथ जो हुआ वो लैंगिक भेदभाव का सबसे अजीब मामला था। सरगम को लड़की होने की वजह से उसके सहज बचपन से दूर कर दिया गया था। एक अपराध दूसरे अपराध का कारण बनता है। सरगम के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसने इतनी सारी हत्याएं सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उसके बचपन की हत्या उसके अपनों ने ही कर दी थी। अब मैं आशुतोष राणा आपसे विदा लेता हूं। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।